ऑडियो वन राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। प्रगति के जोश में अवगति की ओर न बढ़ें। विश्व की आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी उसी अनुपात में जीवन यापन के साधनों की मांग करती है। आवश्यकता और उसकी पूर्ति का संतुलन न बन पाने से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो विविध प्रकार की समस्याओं को जन्म देती है। साधन सीमित और मांग अधिक। ऐसे में यह जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाकर बढ़ी हुई मांग की पूर्ति की जाए। उत्पादन बढ़ाने के तरीके क्या हों? दोहन या सुनियोजन? यह प्रश्न स्थायी हल चाहता है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि पृथ्वी को कृत्रिम रासायनिक खादों की शराब पिलाकर उसका अधिकाधिक दोहन कर लिया जाए और कुछ समय बाद उसे बंजर स्थिति में पहुंचा दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उन निरापद संकटों से रहित उर्वरकों का अधिक परिमाण में प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाए। साथ ही निरर्थक पड़ी लाखों एकड़ भूमि में थोड़ा सुधार करके खेती के काम में लाया जाए। हर विचारशील व्यक्ति दूसरे सुझाव का ही समर्थन करेगा। कारण यह है कि कृत्रिम खादों के प्रयोग से तत्काल उत्पादन तो बढ़ जाता है, पर दूरगामी परिणामों की दृष्टि से वह अदूरदर्शी प्रयत्न अत्यंत हानिकारक है। कृषि विशारदों के नवीनतम निष्कर्ष बताते हैं कि पृथ्वी अपनी उर्वरा शक्ति रासायनिक खादों के प्रयोग से तीव्र गति से खोती जा रही है तथा सारे विश्व में इस अंधाधुंध प्रयास से बंजर भूमि का विस्तार होता जा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल मैक्लोरी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने पेरिस में हुई एक पर्यावरण संगोष्ठी में चेतावनी देते हुए कहा कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत स्ट्रेटोस्फीयर, जो पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बचाती है, तीव्र गति से निरंतर कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसी संभावना है कि ओजोन परत की 10% क्षमता इस सदी के अंत तक नष्ट हो जाएगी। इसका कारण प्रोफेसर माइकल ने रासायनिक खादों से होने वाले विषाक्त प्रदूषण को बताया तथा संभावना व्यक्त की है कि इस रक्षा कवच के कमजोर पड़ जाने से अंतरिक्षीय हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी अपनी रक्षा कर पाने में अक्षम सिद्ध होगी, जिसका पहला प्रभाव वृक्ष वनस्पतियों के अंकुरण और विकास पर पड़ेगा। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति भी इस घातक रेडिएशन से प्रभावित होगी और अपनी उत्पादक क्षमता गंवा देगी। वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक कृत्रिम खादों की अंतिम परिणति गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में होती है, जो वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करती है। आज संपूर्ण विश्व में नाइट्रोजन युक्त विभिन्न रासायनिक खादों की खपत 5 करोड़ टन है। ऐसा अनुमान है कि सन 2000 तक यह खपत बढ़कर 20 करोड़ टन तक हो जाएगी। इस आश्चर्यजनक तथ्य का रहस्योद्घाटन किया है कनाडा के एक वैज्ञानिक मैरिक एलिस ने। उनका कहना है कि इकोलॉजी चक्र के कितने ही पदार्थ घटक हैं। उनका उपयोग खादों में किया जाना संकटों से रहित है तथा पृथ्वी की उर्वरता को भी स्थायी रूप से बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ, पशुओं के गोबर, मल मूत्र एवं पत्ते कचड़े से बनी खाद के प्रयोग से किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अपने प्रतिपादन के समर्थन में वे कहते हैं कि आदिकाल से ही कृषि कार्य में इन खादों का उपयोग होता रहा है, पर कभी भी इस प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि वर्तमान समय में प्रस्तुत हुआ है। ओजोन लेयर के क्षतिग्रस्त होने से न केवल पृथ्वी की उर्वरता नष्ट होगी, वरन प्राणियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। फसलों की कीड़ों से सुरक्षा के लिए जिन जीवनाशक दवाइयों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, वे कितने ही संकटों को लेकर प्रस्तुत हुई हैं। अपने देश में 44 प्रकार की मारक औषधियों की लगभग 80,000 टन मात्रा प्रति वर्ष प्रयोग होती है। जीवनाशी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्गेनोक्लोरीन और दूसरा आर्गेनोफॉस्फोरस। आर्गेनोक्लोरीन कीटनाशी जल में अघुलनशील तथा वसा में घुलने वाले होते हैं। इस वर्ग में डीडीटी, बीएचसी, एंड्रिन, एल्ड्रिन, डाईएल्ड्रिन और एंडोसल्फान आदि आती है। उनका छिड़काव कीड़े से फसलों की रक्षा के लिए देश के कोने कोने में किया जाता है।
इनमें से अधिकांश का विघटन शीघ्रता से नहीं हो पाता है और वे ठोस रूप में विद्यमान रहकर पौधों की कीड़ों से रक्षा करते हैं। वसा में घुलनशील होने के कारण खाद्यान्नों में अवशोषित होकर आहार के माध्यम से मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के शरीर में पहुंचकर शरीरगत वसा में एकत्रित होते रहते हैं। इनका निष्कासन शरीर से आसानी से नहीं हो पाता। संचित रहने पर ये रक्ताल्पता तथा अनेकों प्रकार के उदर रोगों को जन्म देते हैं। इनसे यकृत को क्षति पहुंचने का भय बना रहता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप के यौगिक अधिक समय तक तो प्रभावकारी नहीं रहते, पर जितनी देर रहते हैं अधिक विषाक्त प्रभाव छोड़ते हैं। एक आंकड़े के अनुसार अपने देश में कीड़ों से सुरक्षा के लिए DDT का छिड़काव इतना अधिक हुआ है कि उसका दीर्घकालीन प्रभाव अभी भी बना हुआ है। अनुमान है प्रत्येक भारतीय के आहार में 27 मिलीग्राम DDT की मात्रा घुली मिली है। एक शोध निष्कर्ष में कहा गया है कि एक भारतीय के शरीर में DDT के जैसे भयानक रसायन की मात्रा लगभग 13 से 31 ppm DDT की विषाक्तता नापने की इकाई तक है, जो कि अन्य देशों में 1.8 से लेकर अधिकतम 19.2 ppm तक है। ऑस्ट्रेलिया में यह औसत प्रति व्यक्ति 1.8, पश्चिम जर्मनी में 2.3, इंग्लैंड में 3.3, कनाडा में 4.8, डेनमार्क में 3.3, इटली में 5, हंगरी में 12.4, फ्रांस में 5.2, इजराइल में 19.2 ppm है। कीटनाशी दवाओं का छिड़काव मात्र स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं है, वह समस्त इकोलॉजिकल चक्र को भी नष्ट करता है। प्रकृति अपनी स्वसंचालित व्यवस्था द्वारा जीवधारियों को पैदा करती है और मारती है। सृजन और ध्वंस की उस दोहरी प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से मानवीय हस्तक्षेप अनुचित है। कितनी बार तो इससे ऐसे व्यतिरेक उठ खड़े होते हैं जिनका हल निकाल पाना मनुष्य के बलबूते संभव नहीं हो पाता। उदाहरणार्थ वोनियो नामक प्रदेश में जो अमेरिका में स्थित है, मच्छरों के उपद्रव को दूर करने के लिए DDT का भारी परिमाण में छिड़काव किया गया तो स्थानीय जन समुदाय को एक दुस्तर समस्या का सामना करना पड़ा। DDT के छिड़काव से एक विशिष्ट प्रकार के कीड़े कैटरपिलर का उपद्रव बढ़ गया। सामान्यतः वे कीड़े बर्रों का आहार होते हैं जो कि DDT के विषाक्त प्रभाव से मर गए। इन कीड़ों को अपनी वंश वृद्धि असामान्य रूप से करने का सुअवसर मिला। मारक दवाओं की चपेट में मक्खियां भी आईं। मक्खियों के मर जाने से छिपकलियों का आहार स्रोत कम पड़ गया। छिपकलियों को बिल्लियां खाने लगी, पर उनकी विषाक्तता के कारण शीघ्र ही दम तोड़ने लगी। बिल्लियों के मर जाने के कारण चूहों की संख्या बढ़ने लगी। वे इतनी अधिक तादाद में हो गए कि स्थानीय क्षेत्र में भारी तबाही मचाने लगे। अंततः स्थिति विस्फोटक होते देखकर अमेरिका सरकार द्वारा अधिक संख्या में चूहों की नस्ल समाप्त करने के लिए बाहर से बिल्लियों का आयात करना पड़ा। तब कहीं जाकर स्थिति पर नियंत्रण कर पाना संभव हो सका। इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना एक बार मलेशिया में करना पड़ा। वहां एक प्रकार के नशीले पदार्थ कोको की खेती आरंभ की गई। इन फसलों में कीड़े लग गए। उन्हें मारने के लिए एक विशिष्ट तरह की कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया गया। दवा के छिड़काव के तुरंत बाद आश्चर्यजनक परिवर्तन यह देखा गया कि विषैले कीड़ों की कितनी ही ऐसी प्रजातियां पैदा हो गईं जो वहां पहले कभी नहीं देखी गई थीं। अंततः वेगवर्म नामक एक ऐसा हानिकारक कीड़ा पैदा हुआ जो किसी भी दवा से नहीं मरता था। उसे मारने के लिए विषैली दवाओं की सांद्रता अत्यधिक बढ़ा दी गई। परिणाम यह हुआ कि कीड़े तो नहीं मरे, उल्टे पौधे अवश्य विषैले हो गए। संयोगवश बर्रों का विशाल झुंड वहां पहुंच गया तथा उन हानिकारक कीड़ों को खाने लगा। आसन्न पौधों पर संकट तब कहीं जाकर दूर हुआ। प्रचलित मान्यता यह है कि मिट्टी निर्जीव है और उसमें जो कीड़े पाए जाते हैं वे फसलों को क्षति ही पहुंचाते हैं। अंशतः तो यह बात सही है, पर कृषि विज्ञान के नवीनतम शोध निष्कर्षों के अनुसार हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा मिट्टी में उन कीड़ों की अधिकता होती है जो फसलों के लिए लाभकारी हैं तथा मिट्टी को उर्वरा बनाते हैं। वीटल्स टर्माइट
कीटर्स आदि विभिन्न प्रकार के कीड़े कृषि कार्य में असाधारण सहयोग करते हैं। कृषि कार्य में प्रयोग की जाने वाली आधुनिक मारक दवाएं इन कीड़ों को लाभकारी तथा हानिकारक में बिना भेदभाव किए हुए नष्ट कर डालती हैं। फलस्वरूप कृषि में सहयोग देने वाले उपयोगी कीड़े मकोड़ों के अमूल्य योगदान से भी वंचित रह जाना पड़ता है। यह हानि इतनी बड़ी है कि जिसकी आपूर्ति अन्य किसी भी कृत्रिम तरीके से नहीं हो सकती। दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक रिचार्ड कास्टसन इकोलॉजी शास्त्र के प्रख्यात विद्वान हैं। पुस्तक में वे लिखते हैं कि दवाओं के छिड़काव से नन्हे कीड़े मकोड़ों की सृष्टि तेजी से विलुप्त हो रही है। फलस्वरूप उन पर निर्भर रहने वाले पक्षियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। कितने ही ऐसे पक्षी जिनका वनस्पतियों फूलों के परागण में परोक्ष किंतु महत्वपूर्ण योगदान है, पक्षियों के नष्ट होने से वनस्पतियों का जीवन भी संकट में पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि जो देश जितने पिछड़े हैं उन्होंने ही अधिक विषैले रसायनों का प्रयोग किया है। फलस्वरूप उसी अनुपात में वह विष मानवीय शरीर में घुलता मिलता गया है तथा कितने ही शारीरिक एवं मानसिक रोगों को जन्म दे रहा है। बौद्धिक पिछड़ेपन एवं अशिक्षा के कारण पिछड़े देशों के कृषक उतने जागरूक भी नहीं हैं कि मारक औषधियों के दूरगामी दुष्परिणामों से सतर्क हो सकें। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। पशुपालन को कृषि का सदा से अभिन्न अंग समझा जाता रहा है। पशुओं के बहुमुखी उपयोग के कारण उन्हें भौतिक समृद्धि में अत्यंत महत्वपूर्ण घटक माना जाता रहा है। उनके दूध, श्रम जैसे अनुदानों के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले गोबर की खाद खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक रही है। पशुपालन को पुनः प्रश्रय मिलना चाहिए। कृत्रिम खादों एवं मारक रसायनों के उपयोग से आसन्न स्वास्थ्य विभीषिकाओं तथा प्रस्तुत होने वाले प्रकृति असंतुलनों से रोकथाम तभी संभव है। उत्पादन बढ़ाने के लिए मल, कचरे, कूड़ा करकट का सुनियोजन भी आवश्यक है। निरर्थक समझी जाने वाली वस्तुओं के सदुपयोग की परंपरा चल पड़े तथा निरर्थक बेकार पड़ी भूमि के उपयोग की व्यवस्था बन सके तो खाद्यान्न संकट का हल संभव है। खाद्यान्न हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकता है।